Professor Mohammad Shabir is a former Dean and Chairperson of Faculty of Law, Aligarh Muslim University. Through his valuable publications, public lectures, field works, discussion, and organizing practical training program and camp for socio-legal interactive sessions, he has been projecting the merciful conditions of the downtrodden in the Indian society. He is serving the cause of the social justice and the legal empowerment with his deep academic involvement, rich experience, and in-depth research study. He has contributed many valuable suggestions for uplifting the backward communities, including the measures for the reform of socio-legal and socio-economic areas, extending contribution to policy making by government and non-governmental organizations. By virtue of his visionary approach and rigorous work, he has built a distinguished professional career and has reached such a position from where educational contribution, knowledge of law, intellect, and experience of institutional administration are well recognized and honored worldwide. He is an asset to the existing world-class educationists whose outstanding contribution in the area of legal education and research and legal profession are worldwide acclaimed. Welcome, sir, and thank you. Please join. Professor Nuzait, Professor Aqil, Professor Shahid, and other panelist learned members. मैं जो हमारे ये प्रेडिसेस अभी उर्दू के बारे में बात किए, हमें लगता है कि उन्होंने उर्दू एक अच्छी जुबान है और इंडिया में फली फूली, उसको प्रोटेक्शन मिला, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस पहलू पर जिससे ये वेबिनार हो रही है कि ये उर्दू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कब लैंग्वेज शुरू हुई, कब तक फूली फली और कब डिके हुआ तो उसका क्या रीजन है और इस जुबान को फिर से हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमारी वो समरी पोजीशन है जिसको मैं सुन करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश ये करूंगा कि वो बातें मैं बिल्कुल न रिपीट करूं जो हमारे लर्नेड प्रिंसेस ने बोला है। पहली बात, उर्दू को हमेशा मुझे तकलीफ हो रही है इस नेशनल वेबिनार में कहने में कि इसको एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग जोड़ करके कभी देते हैं तो उनकी एक नैरो मेंटलिटी सामने आती है, वो ठीक नहीं। उर्दू जो नाम है, ये उर्दू ये टर्किश लैंग्वेज से निकला है और जिसका मानी होता है मिलिट्री कैंप, और ये मिलिट्री कैंप कहीं से रिलीजियोसिटी और किसी पर्टिकुलर कल्चर और या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरा, बाद में कभी कभी कहा जाता है ये उर्दू तो पार्टीशन की जुबान है, और ना कि इतना, उसके साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब लैंग्वेज के सिलसिले में बहस चल रही थी तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये व्यू था कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट अदालत की ज़ुबान और कॉमन ज़ुबान की शक्ल में ये रही है। लिहाजा इस ग्राउंड पर इसको एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पर, राष्ट्रीय लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन इस पर उनको टफ अपोजिशन का सामना करना पड़ा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, उनकी ये बहुत ही प्रोटेस्ट थी और उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए और उसको खोजने भरने का हम हिंदुस्तान में मौका देते। लैंग्वेज की शक्ल में रही और तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन को वो फेस करती रही, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को पब्लिक के कंपल्जन पर और दबाव पर उनको ये निकालना भी पड़ा कि थाने में कोई आदमी जाता है तो अपनी एप्लीकेशन वो हिंदी में दे सकता है, अदालत में जाता है तो अपनी पिटीशन उर्दू में डाल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी
जैसा कि अभी अकील साहब ने बताया कि हमारी पुलिस एकेडमी को कहना पड़ा कि उर्दू जुबान हमें इनकन्वीनियंट लगती है और इसको रिप्लेस किया जाए। ये उस साइकी का रिफ्लेक्शन है जो अभी तक आया। और मैं बताना चाहूंगा कि हर प्रोविंस में जुडिशियल सर्विसेज में जो पार्टिसिपेट करते थे जज बनने के लिए 40 नंबर का एक उर्दू का कंपलसरी पेपर हुआ करता था। लेकिन और चूंकि मैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हूँ, उसको भी धीरे धीरे करके 40 नंबर का वो कंपलसरी पेपर उर्दू का खत्म कर दिया। और उसके बाद जब आप इसकी सिचुएशन देखते हैं हिंदुस्तान में, जब मुगल रिजीम आई तो कैसे पर्शियन पनपी, कैसे पर्शियन और फारसी पनप करके वो कोर्ट की जुबान हुई और अदालत की जुबान हुई, और इतना उसको प्रमोशन मिला कि लोग उसको पढ़ने और समझने में जिस जुबान पर एडमिनिस्ट्रेशन या हुक्मरान होती है वो जुबान ज्यादा फूलती है, फलती है और वो ज्यादा प्रमोशन पाती है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा मुगल टाइम में पर्शियन फली फूली, लेकिन धीरे धीरे उर्दू आना शुरू हुई। और जब यहाँ पर ब्रिटिश रिजीम अपना काम शुरू किया तो अदालत सिस्टम उन्होंने कायम किया, क्योंकि अदालत सिस्टम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की जाए और उसमें उस लैंग्वेज को मीडियम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बनाया जाए जो लोगों की जुबान हो। तो उन्होंने उर्दू को अडॉप्ट किया, उर्दू को प्रमोट करना शुरू किया। और इस तरीके से दूसरे सूबों का अगर हम सर्वे करें, वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपका महाराष्ट्र की तरफ हो, तमिलियन हो, यहाँ हो वहाँ हो, ब्रिटिश रिजीम को वाइस को ये जिम्मेदारी पब्लिक देखे, सब देखे ये ठीक चल रहा है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो तमाम सूबे के लोगों को, गवर्नर्स को ये जिम्मेदारी दिया कि पब्लिक के मोटिव को समझा जाए कि किस जुबान में अदालत के कामकाज को किया जाए कि वो लोग समझ सकें। तो इस पे सर्वे कराए गए और इस पे सेमिनार्स हुए, उसमें इंटेलेक्चुअल मीट हुई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए और उसमें ये हुआ कि पर्शियन वर्सेस उर्दू एंड देन इंग्लिश, तीन में क्या सिचुएशन निपटाई है। तो फिर बातें हुई कि पर्शियन को लोग ज्यादा समझने वाले नहीं थे, तो ये हुआ कि पर्शियन को इंग्लिश में और उर्दू में उसका ट्रांसलेशन करके उर्दू में इसको अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि उर्दू को समझने वाले लोग ज्यादा हैं। बाद में फैसला हुआ और इस तरीके से उर्दू फलती फूलती रही और बहुत ही मकबूल हुई। और यहाँ तक मकबूल हुई कि जो बड़े बड़े शायर थे जो बहुत ही रिकग्नाइज हैं उर्दू लिटरेचर में, खास तौर से नजीर अहमद, जिन्होंने इंडियन पेनल कोड का उर्दू में ट्रांसलेशन फर्स्ट टाइम किया, गालिब जिन्होंने बहुत कुछ काम किया और दरबार में अपनी कर्ज की माफी के लिए उर्दू में शेर व शायरी करके इम्प्रेस करना शुरू किया, और लोग उर्दू की चाचने से इतना इम्प्रेस हुए कि उनकी एडवोकेसी को एक्सेप्ट किया और उनके कर्ज तक को माफ किया। तो इस तरीके से इस जुबान की बात रही, इसको कब कब कहाँ कहाँ पैटर्नेज मिली। फ्रीडम मूवमेंट आया, आप जानते हैं फ्रीडम मूवमेंट में तमाम उस जमाने के जितने बड़े स्लोगन्स हैं जो पब्लिक के दिल और दिमाग को छुआ, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब उर्दू के बारूद इतने टर्म है कि इस पे एक किताब लिखी जा सकती है। आज भी डीके के बावजूद भी कोर्ट सिस्टम में वो सऊद, यहाँ आ जाओ भाई, सऊद साहब आ जाओ भाई, ये बंद हो गया है, देखो इसको, यहाँ बैठ जाइए थोड़ी देर, देखे कीजिए। अच्छा, जहाँ की अभी सॉलिसिटर ने काफी रोशनी डाली और प्रोफेसर नुजहत साहिबा ने भी रोशनी डाली, आज सिर्फ कोर्ट में चले जाइए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ तमाम वन साइडेड प्रमोशन हिंदी का किया जा रहा है। हाई कोर्ट से डायरेक्शंस आ गया है कि तमाम मुफस्सल कोर्ट और तहसील और यहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उर्दू के बजाय हिंदी का इस्तेमाल हो, और अब जजेस हिंदी में बल्कि इंग्लिश में नहीं जजमेंट लिखने के लिए मजबूर है। ये पैटर्नाइज हिंदी का प्रमोशन है। उसके बाद भी 25% अल्फाज
जो है वो उर्दू के इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उर्दू इतना मकबूल है, इतना कन्विंसिंग है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ज़ुबान हुक्मरां की ज़ुबान रही है, जो ज़बान मुल्क के जो रूलर्स रहे हैं उनकी रही है, और वो तमाम जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, और चाहे जुडिशरी हो, उसमें वो पर्कुलेट होके आती है। अनफॉर्चुनेटली इसके इम्पोर्टेंस को लोग गिनते हैं, और मुशायरे में ऐसे घूर घूर इसकी प्रशंसा करते हैं, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि आज उर्दू को अपना मुकाम मिल जाएगा, लेकिन फिर परनाला वहीं बहता है जहां बहना चाहिए। मैं आप सबसे अर्ज करूंगा इस मौके पर, क्योंकि जिस फोरम ने इस वेबिनार को कराया है उसकी जिम्मेदारी है उर्दू के प्रमोशन के लिए, और प्रोफेसर अकील साहब और उनकी पूरी टीम, ये लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। शाहिद साहब का इसमें एसोसिएशन है, ये खुद माइनॉरिटी कमीशन झारखंड के चेयरमैन रह चुके हैं, ये मुस्लिम साइड की भी समझते हैं, गवर्नमेंट साइड की भी समझते हैं, और वक्त की जरूरत भी समझते हैं। आज इस उर्दू को जब तक पॉलिटिकल विल इसके साथ नहीं जुड़ेगी कि उर्दू हमारे यहाँ की इतनी हिस्टोरिक जुबान रही है, इसको हमें एडॉप्ट करना चाहिए, सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और हमको जुडिशरी में फिर इसको प्राइम प्लेस देना चाहिए। पिटिशंस हमारे उर्दू इतने कर दें कि भाई हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जिस सूबे की जो जुबान है मदर टंग में या इसमें, तीनों जुबान में लोग अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और जज साहिबान उसको एक्सेप्ट करें और उस पर अपने वर्डिक्ट को दें। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सर्विस हो जाएगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। जो जुडिशियल सर्विस में बच्चों को टेस्ट होते थे मुंसिफ के, सिविल जजेस के, उसमें 40 नंबर की उर्दू क्यों निकाली गई? कभी किसी ने इस पर बात नहीं की, अगर किया तो देखा नहीं गई। आज मैं बताता हूँ हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि एक पैराग्राफ इंग्लिश में ऐसी बात कहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, और जो उर्दू के प्रमोशन और एक्सेप्टेंस की बात करती है, उसको आप जरा गौर से सुन लीजिए। इंडिया गॉट फ्रीडम एंड इज नाउ गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. It safeguards the interests of linguistic minorities on the strength of fundamental rights under Article 14, 15, 16, 28, Hello. 29 and 30. Besides this, there are other means of according protection to linguistic minorities, like agreement, Government of India's Memorandum 1956, along with Conference of Chief Ministers in 1961. Right to education guaranteed under Article 21, Clause 1, Article 29, 30, and Article 350, which Solicitor General right now referred. Article 350, Clause A, Article 350, Clause B, and Article 347, and all the decision, one of the Supreme Court decision, which you will be appreciating, that is Unni Krishnan versus State of Andhra Pradesh in 1993, on the right to education through the protection and interest of minorities. Right of minorities to establish and administer education institution and its language to be used for teaching, research, and all. On all these issues regarding the Urdu, all constitutional provisions which I have referred to, they are giving you the right. Moreover, three language formula which has earlier been followed, there also Urdu one as a local language or mother tongue, English as an international language, and Hindi as a Rashtra Bhasha. That was already permitted and that is working. Its protection is there. I am very happy to share with you, sir, that new education policy, which 3 days before got introduction, and it is now in the domain of public debate. There is also three language formula and primary education, their mother tongue and all these mentioned. We are taking into account the population and their interest. Urdu language, if readers they are more, people they like more, that should be imparted and given. So with this, what I would be liking to say,
just simply saying that उर्दू तो चाशनी की जुबान है, शेर व शायरी की जुबान है, लोगों को रिझाने की जुबान है। एडमिनिस्ट्रेशन आप जैसे पंख ये कमर सही करो, ये सब खुले रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज मैटियस क्या वो फैजान फिर कुछ गड़बड़? ठाकुर साहब की बात थी। ठाकुर साहब की अदालत में अगर कुछ उर्दू के जुमले इस्तेमाल करके हम अगर बहस करेंगे तो अभी हमको रिलीज मिलेगा। कि लंच के बाद उन्होंने हियरिंग का मौका दिया और वो उर्दू में बात जब शुरू किए तो ऑनरेबल जस्टिस इतना प्लीज हो गए, उन्होंने कहा कि अपनी इस बात को उर्दू में कंक्लूड करिए, अभी मैं रिलीज दूंगा। तो एक तो सब किसी इंडिविजुअल की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात हुई, लेकिन जहां हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, जहां डाइवर्सिटीज की बात करते हैं, वहां हर डाइवर्सिटीज के इंटरेस्ट, लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट, रिलीजियस इंटरेस्ट का ख्याल नहीं किया जाएगा तो सर हमारा हिंदुस्तान कंपोजिट कल्चर का बहुत बड़ा मुजस्समा है और ये कंट्री में कभी प्रोग्रेस कर सकेगी। कम्युनल लाइन पर, कल्चरल लाइन पर, रिलीजियस लाइन पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। लिहाजा से उर्दू को प्राइम प्लेस दिलाने के लिए, मैं नहीं कहता उसका हिंदी से मुकाबला करके, हिंदी एक राष्ट्रभाषा के तौर पर भले भूले, लेकिन साथ में एक सिस्टर लैंग्वेज के तरीके से सेकंड माइनॉरिटी की अपनी लैंग्वेज होने के नाते उसको फूलने फलने का मौका देना चाहिए और उसमें से गवर्नमेंट की विश एंड विल इन्वॉल्व होना चाहिए। और खास तौर से जिस फोरम से ये वेबिनार हो रहा है, अगर ये लोग अपनी रिसर्च, अपने काम और हिंदुस्तान के सेंटीमेंट की जो तर्जुमानी उर्दू की दुनिया में करते हैं, इनको गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हमारा फर्ज जो है वो मैंने किया और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। तमाम लर्निंग से जो मैं इंस्पिरेशन ली, लेकिन मैंने वो बात कहने की कोशिश की जो शायद और में नहीं कवर हुई। अगर ये किसी के मतलब लायक है तो इसको आप अपना रिकमेंडेशन का पार्ट बनाइए, एक का डेलीगेशन कॉन्स्टिट्यूट करिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एटलीस्ट एजुकेशन मिनिस्टर से आप बात करिए, खास तौर से प्रोफेसर शाहिद साहब, चूंकि इसके वाइस चेयरमैन हैं और मैं जानता हूँ जाति तौर पर इनकी अपनी रसाई है एजुकेशन मिनिस्टर से। एजुकेशन मिनिस्टर खुद एक एजुकेशन है और हमारे जो अकील साहब हैं, ये लोग उनसे मिलें और बताएं। मैं समझता हूँ ना कि माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम खुश होने जा रहे हैं, हमारा कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक हेरिटेज रिवाइव होने जा रहा है। विद दिस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।